बार कंफर्म करेंगे। सारी चीज़ें प्रॉपर एक बार अच्छा प्रॉपर तो स्टार्ट करते हैं फिर। आज पॉवर्टी देखेंगे। हाँ छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस भी आते हैं आपके सीरियस एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात तो गरीबी होती क्या है। तो गरीबी को हम अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एब्सोल्यूट रिलेटिव पॉवर्टी, वैसे दो मेन टाइप्स ऑफ गरीबी होती है लेकिन आजकल ट्रेंड में ये भी चल रही है। जैसे ये क्या हम इस पर जानेंगे लेकिन पहले हम जानते हैं एब्सोल्यूट रिलेटिव क्या होता है, देन सब्जेक्टिव पे आएंगे। एब्सोल्यूट होता है सेवियर डिप्रिवेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स। बेसिक ह्यूमन नीड्स क्या होती हैं? रोटी कपड़ा मकान। अगर आपके पास यही नहीं है तब एब्सोल्यूट गरीब है, आप पूर्ण तरीके से गरीब है। ठीक है। रिलेटिव पॉवर्टी, और ये दिख तो रहा है ना स्क्रीन, एक सेकंड में देख लेता हूँ। ठीक है। रिलेटिव सापेक्ष गरीबी होती है कि हाउस होल्ड इनकम लोअर दैन द पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? पर कैपिटा इनकम होती है देश की नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय। ठीक है। दैट इज नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। राष्ट्रीय आय क्या है और डिवाइड कर दिया पूरी जनसंख्या क्या है, तो निकल के आ जाएगी पर कैपिटा इनकम। अगर इससे कम है, ठीक है, यानी कि ये इसका मतलब ये हो गया एक एवरेज इंडियन कितना कमाता है। अगर उससे कम है तो रिलेटिव पॉवर्टी है। और अगर बिल्कुल ही, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि जैसे मान लो कि कोई महीने का 6,000 रुपये कमाता है, ठीक है, महीने का हाउस होल्ड इनकम 6,000 रुपये, तो आप ये बोल सकते हैं कि हाँ यार ठीक है, बेसिक ह्यूमन नीड्स तो फुलफिल कर ही पा रहा होगा। ठीक है, बेसिक ह्यूमन नीड्स तो फुलफिल कर ही पा रहा होगा। फिर 6,000 नहीं 5,000 मान लेते हैं, इंडिया के हिसाब से 5,000। ठीक है, तो बेसिक ह्यूमन नीड्स तो फुलफिल कर ही रहा होगा। ठीक है, 2-3 हज़ार मान लेते हैं कि खाने वाने का खर्चा और बाकी का जो भी इधर उधर के जो खर्चे हो जाते होंगे। ठीक है, क्लियर। एक है मान लो कि उसका महीने का, ठीक है, जो इनकम होता है वो 1,000 रुपये होता है, सिर्फ 1,000 रुपये। आपको साफ समझ में आ रहा है कि 1,000 रुपये में कैसे जीवन यापन करता होगा, यानी कि एब्सोल्यूट गरीब है। ये क्या है? ये दिख तो रहा है गरीब है, ठीक है, और ये मतलब 5,000 कमा रहा है लेकिन इतना भी गरीब नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज जब हमें ये बात पता चली तो हमने ये चीज़ देखी कि पूरे इंडिया में अगर पर कैपिटा इनकम निकालने की एक एवरेज इंडियन कितना कमाता है महीने में, तो 6,000, तो उससे तो नीचे। ये बस मैं एक रफ ऐसे एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, कहीं कोई एक्चुअल ये गवर्नमेंट का डेटा नहीं है। ठीक है, तो 6,000 से नीचे कमा रहा है लेकिन 5,000 गुजारा तो चल जाता है उसका, लेकिन पर कैपिटा इनकम से कम है तो वो रिलेटिव पुअर होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके मोहल्ला है, ठीक है, मोहल्ले में आपके सब ऐसे मतलब काफ़ी बिजनेसमैन और ये सब टाइप के लोग रहते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि उनकी महीने की इनकम 2 लाख हो, ठीक है, आपकी 50,000 हो। ठीक है, आप रिलेटिव गरीब हो, लेकिन क्या 50,000 कम होता है महीने का? क्या 50,000 में हम ये बोल सकते हैं कि आप बेसिक ह्यूमन नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं? क्या 50,000 में आप जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं? 50,000 हो सकता है किसी के लिए बहुत ज़्यादा हो, महीने में 50,000 है कि नहीं? तो ये इसको रिलेटिव गरीबी हो सकता है। सब्जेक्टिव पॉवर्टी क्या है? सब्जेक्टिव पॉवर्टी का मतलब ये कि मतलब सब कुछ है बट फिर भी कि भाई मैं गरीब। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मान लो शाहरुख खान का बेटा बोले, क्या बोले शाहरुख खान का बेटा कि भाई पापा हमारे पास तो वो गाड़ी है नहीं जो अक्षय कुमार के बेटे के पास है। ठीक है, तो या फिर जो अंबानी के बेटे के पास है वो हमारे पास तो गाड़ी है नहीं, वो तो हम कभी ले नहीं पाएंगे, हम उसके जैसा घर तो बना ही नहीं पाएंगे, तो हम तो गरीब हुए। ठीक है, अगर शाहरुख खान का बेटा बोले अंबानी से कंपेयर करके, तो बोल सकते हैं सब्जेक्टिव पॉवर्टी, जहाँ पर आप खुद पे टैग लगा रहे हैं, गरीब है नहीं बट खुद भी खुद पे टैग लगा रहे हैं कि आप खुद को किसी और से कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज सब्जेक्टिव पॉवर्टी। ओके, दैट इज कॉल्ड एज सब्जेक्टिव पॉवर्टी। अब आते हैं पॉवर्टी एस्टिमेशन पे कि जो पॉवर्टी का एस्टिमेशन है कैसे क्या स्टार्ट हुआ। तो अगर हम सबसे पहले बात करें प्री इंडिपेंडेंस यानी आजादी से पहले क्या क्या हुआ, किसने पॉवर्टी एस्टिमेशन को लेकर काम किया, तो सबसे पहले जो काम किया वो दादा भाई नौरोजी जी ने किया, जहां पर उन्होंने एक तरह की अनऑफिशियल पॉवर्टी लाइन दी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिशल इंडिया, ये बुक उन्होंने पब्लिश करी थी, जिसमें उन्होंने ड्रेन थ्योरी की बात की थी, किस तरह से इंडियन वेल्थ को ब्रिटिशर्स यहाँ से इंडिया से ड्रेन करके ब्रिटेन ले जा रहे हैं। उसी पर्टिकुलर बुक में दादा भाई नौरोजी जी ने पॉवर्टी जो कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिशल इंडिया थी, उसमें पॉवर्टी लाइन की थोड़ा सा अनऑफिशियल तरीके से जिक्र किया था। यानी सबसे पहले अगर कोई किसी ने एस्टिमेशन किया था एस्टिमेशन पॉवर्टी लाइन का, तो इट वाज दादा भाई नौरोजी। ओके, देन आते हैं नेशनल प्लानिंग कमेटी पे जो 1938 to 1938 में बनती है। इसके पहले चेयरमैन होते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, और लेकिन इसको बनाते कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस जी बनाते हैं इसको, लेकिन चेयरमैन होते हैं नेहरू। बनाते बोस हैं बट चेयरमैन कौन होते हैं? नेहरू। ये जो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनती है 1938 में, इसने भी काफी सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए काम किया और इसने भी पॉवर्टी एस्टिमेशन दिया। ठीक है, देन बॉम्बे प्लान, अगेन ये प्री इंडिपेंडेंस ही है। इट वाज अ सेट ऑफ प्रपोजल्स बाय इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन लीडर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। 1944 में 1940 में बॉम्बे प्लान रखा जाता है। जो इन्फ्लुएंशियल बिजनेस लीडर्स थे वो आए एक साथ और उन्होंने डिसाइड किया कि हमें पॉवर्टी लाइन सेट करते हैं इंडिया के लिए, और जो उन्होंने पॉवर्टी लाइन सेट करी दैट वाज 75 रुपीज पर कैपिटा पर ईयर। अगर कोई अर्न कर रहा है इससे नीचे तो वो पुअर है। अब हो सकता है आपको लगे कि यार पर ईयर 75 रुपये थोड़ा सा यकीन करना मुश्किल हो रहा हो, लेकिन लेट मी टेल यू कि 75 रुपये उस टाइम पे बहुत होते थे। ठीक है, तो ये सारा काम किसने किया? इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन लीडर, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके ये जेआरडी टाटा हो गए, ठीक है, जीडी बिरला हो गए, तो ये सब लोग मिले थे और इन्होंने पॉवर्टी एस्टिमेशन दिया था 75 रुपीज पर कैपिटा पर ईयर का। पोस्ट इंडिपेंडेंस बात आती है कि आजादी के बाद कौन कौन सी कुछ कमिटीज बनी। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर बात करेंगे तो दांडीकर और रथ कमेटी सबसे पहले बनती है 1971 में, 1971 में। 1971 में सबसे पहले कमेटी बनती है जिसने एक्सपेंडिचर बेस्ड पॉवर्टी लाइन दी कि लोग कितना खर्चा करते हैं उसके बेस पे पॉवर्टी एस्टिमेशन दो। उन्होंने बोला कि अगर कोई 2250 कैलोरी के इतना अगर कोई खर्चा करता है इतना, ठीक है, तो वो गरीब नहीं है, उससे नीचे है तो गरीब है। तो एक तरह से खर्चे पे इनकी पॉवर्टी लाइन जो है बेस थी। इन्होंने पहला सिस्टमेटिक अटेम्प्ट था अगर बात करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसे कोई ऑफिशियली यहाँ पर कोई कमेटी नहीं बिठाई थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, अनऑफिशियल तरीके से सारी चीजें हो रही थी। ये जो है ये पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफिशियल तरीके से दांडीकर एंड रथ कमेटी को एस्टैब्लिश किया गया, फॉर्म किया गया, एंड उसने ये पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन दिया कि भाई एक्सपेंडिचर के बेसिस पे हमें डिटरमाइन करना चाहिए कि कोई पुअर है कि नहीं। और उसका जो डेटा है वो एनएसएसओ दैट इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस पे बेस है, जो कि मॉस्पी के अंडर में आता है। ठीक है, क्लियर। जो इसने 2250 कैलोरी का एस्टिमेशन दिया था ये दो अर्बन और रूरल दोनों के लिए था, ऐसा नहीं कि अर्बन में अलग रूरल में अलग। देन उसके बाद आते हैं अलग 1979 में अलग जी ने ये बोला कि भाई सबसे पहली बार उन्होंने न्यूट्रिशन बेस्ड पॉवर्टी लाइन की बात कही, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स की बात कही, और उन्होंने बोला कि रूरल का अलग दिया और अर्बन का अलग दिया। रूरल में अगर बात करें तो उन्होंने बोला 2400 कैलोरीज अगर कोई कंजम्पशन कर रहा है तो इज नॉट पुअर, और अर्बन में क्योंकि कैलोरी रिक्वायरमेंट कम होती है ना, क्योंकि रूरल के जो लोग होते हैं वो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए वहां पर ज्यादा कैलोरी का रिक्वायरमेंट होता है। तो 2400 कैलोरी है यहाँ पर रूरल के लिए, और अगर अर्बन की बात करें तो 2100 कैलोरी। ये न्यूट्रिशन बेस्ड पॉवर्टी लाइन सबसे पहले अलग कमेटी ने दिया था। देन है लकड़ा वाला कमेटी 1993 में। और एक चीज़ ये ध्यान रखने से मैं पॉवर्टी लाइन की बात करता हूँ तो इसमें भी इंटेंसिटी भी होती है पॉवर्टी लाइन की। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं मान लो मैंने डिसाइड कर दिया ये पॉवर्टी लाइन है
महीने का 2,000 रुपये, ठीक है, कि अगर कोई महीने का 2,000 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बस महीने का 2,000 से कम कमा रहा है तो पुअर है, यानी कि इससे नीचे जितने लोग हैं वो सारे बीपीएल हैं, सारे बिलो पॉवर्टी लाइन है। लेकिन अगर हम देखें इंटेंसिटी, मान लो कि कोई कमा रहा है 1,999 रुपये कमा रहा है और ये कमा रहे हैं 99, दोनों ही बीपीएल है, दोनों ही बिलो पॉवर्टी लाइन है कि नहीं, दोनों ही बिलो पॉवर्टी लाइन है। लेकिन आप इसका देखिए, इसको कंपेयर करिए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। बिलो पॉवर्टी लाइन तो लेकिन बहुत नजदीक है, इसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं है, बट इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो दिस इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी लाइन, कौन कितना पॉवर्टी लाइन से नीचे है। ओके, लकड़ा वाला जो कमिटी बनी 1993 में, तो इसने पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन सीपीआई, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो इंडस्ट्रियल वर्कर, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर वर्कर के लिए बोला कि भाई जो सीपीआई निकलता है तो इसको लो रूरल के लिए, और जो सीपीआई निकलता है एग्रीकल्चर वर्कर का, इसको लो अर्बन के लिए पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए। ऐसा लकड़ा वाला जी का कहना था, ठीक है, क्लियर। और स्टेट वाइज अलग अलग पॉवर्टी लाइन होना चाहिए, ऐसा लकड़ा वाला जी का कहना था। देन 2005 बनती है आपकी तेंदुलकर कमेटी, जिसको आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज करती है पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन के लिए, ठीक है, इसी का यूज होता है। 2005 बनी, 2009 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, और ये इनका नाम था सुरेश तेंदुलकर, जिन्होंने इस कमेटी के जो चेयरमैन थे, ठीक है, सचिन तेंदुलकर नहीं, सुरेश तेंदुलकर, क्लियर। तो इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने सबसे पहली बात तो ये बोली कि भाई यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड को रिप्लेस करके पूरी तरीके से मिक्स रेफरेंस पीरियड के लिए करो। मतलब ये कि पहले यूआरपी दैट इज यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड यूज हो रहा था, और एमआरपी दैट इज मिक्स रेफरेंस पीरियड का यूज हो रहा था मेनली, बट यूआरपी का यूज हो रहा था। तो इन्होंने बोला कि यूआरपी को गिव अप करो और पूरी तरीके से आप एमआरपी पे आओ। और इसी ने बोला था, इसी कमेटी ने बोला था सबसे पहले कि भाई फूड आइटम्स को ही सिर्फ मत देखो आप, ठीक है, यानी सिर्फ फूड आइटम्स को देख के काम नहीं चलेगा, आप यहाँ पे नॉन फूड आइटम्स को भी देखो, उनको कितना लोग कंज्यूम कर रहे हैं। नॉन फूड आइटम्स में जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ हो गया, ठीक है, एजुकेशन हो गया, शेल्टर हो गया, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन शेल्टर। तो इन जो नॉन फूड आइटम्स है इसमें भी देखो आपकी लोग कितना इसका क्या कंजम्पशन कर रहे हैं, कैसे आप ट्रैक करो उसको मिक्स रेफरेंस पीरियड से एमआरपी से। अब यूआरपी और एमआरपी में क्या डिफरेंस है जरा समझो। यूआरपी में क्या होता है, यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड में 30 डेज का रिकॉल पीरियड होता है, 30 डेज का रिकॉल पीरियड होता है। दैट मींस कि जो एस्टिमेशन वाले आए हैं आपके पास, वो आपसे पूछेंगे कि पिछले 30 दिन में आप रिकॉल करो आपने कितना क्या कंजम्पशन किस चीज का किया है, ठीक। ये था यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड, बड़ा यूनिफॉर्म है। इसका एक डाउन साइड क्या है, डाउन साइड इसका ये है एक कि ठीक है मैं खाना जैसे कि आलू प्याज टमाटर ये सारी चीज़ें तो मैं ठीक है 30 डेज में यूज होती रहती हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल फोन हो गया मेरा, या फिर मान लो कपड़े खरीदना, तो मैं कपड़े तो हर महीने नहीं खरीदता ना। और वैसे बात मोस्टली लोग हम कपड़े हर महीने नहीं खरीदते हैं, कभी कभी जैसे 2-3 महीने में, 4-5 महीने में, और मेरे जैसे हुए तो 2-3 साल में खरीद लिए कपड़े, तो उसको बोलते हैं। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई आप ऐसा करो कि फूड आइटम्स के लिए, ठीक है, उसी को एमआरपी बोलते हैं, मिक्स रेफरेंस पीरियड, कि भाई फूड आइटम्स के लिए 30 डेज का रिकॉल पीरियड रखो, ठीक है। और जो नॉन फूड आइटम्स हैं, साक्षी जी दांडेकर एंड रथ भी तो न्यूट्रिशन बेस नहीं है, वो एक्सपेंडिचर बेस। उसने बोला था कि अगर कोई इतना एक्सपेंडिचर करता है, इसके अमाउंट का एक्सपेंडिचर करता है, खर्चा करता है, वो न्यूट्रिशन पे जा ही नहीं रहा कि आप कितना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं ना, आप खर्चा कितना कर रहे हैं, अच्छा इतना खर्चा कर रहे हैं, तो क्या आज के हिसाब से अगर देखें तो क्या 2250 कैलोरी आप कंज्यूम कर सकते हैं खर्चा, हाँ फिर नहीं। अभी क्या है, अलग कमेटी ने क्या बोला, नहीं एक्सपेंडिचर में देखिए, कैलोरी ही देखिए आप कि उसने कितना किया है, ठीक है। अलग कमेटी ने ये कर दिया और उसको अलग अलग कर दिया, गाँव के लिए अलग, रूरल के लिए अलग, और अर्बन के लिए अलग, ठीक है। फिर से एक और झूठ, क्या झूठ, फूड पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल था क्या आ रहा है इस पे, पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल पे वो मिक्स्ड मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस पे आएगा। तो फूड आइटम्स हैं आपका 30 दिन, ठीक है, 30 दिन में आपने जो फूड आइटम्स और नॉन फूड आइटम्स के लिए ये होना चाहिए 365 डेज, 365 दिन में आपने कितना क्या किया है, मतलब कंजम्पशन किया है, तो ये मिक्स रेफरेंस पीरियड। हमें तेंदुलकर के बारे में क्या पढ़ना है, यूआरपी से मार्केट प्लेस किया पहला, फूड के साथ साथ नॉन फूड आइटम्स इसने बोला हमें कि नॉन फूड आइटम्स भी देखने चाहिए, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टिमेशंस किए हैं पॉवर्टी लाइन के, वो इसी कमेटी के बेसिस पे किए हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज़ है तेंदुलकर कमेटी जिसने 2009 में रिपोर्ट दी, उसके हिसाब से पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन दिया गया 2011-12 में भारत सरकार के द्वारा कि रूरल में अगर कोई इतना कर रहा है 816 रुपये, ठीक है, और 1000 रुपये कर रहा है कहाँ पे, अर्बन में, तो फिर वो गरीब नहीं है। और परसेंटेज थोड़ा सा यहाँ पर आ गया, यहाँ पे होगा परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन निकल गया 21.9% इस हिसाब से, इसमें अर्बन में थे 13.7% और रूरल में थे 25.7%। यहाँ पे किसी को कोई डाउट होगा तो पूछेगा, ठीक। तो ये जो 816 पर महीने अर्न करने वाली बात है, 1000 रुपये पर महीने अर्न करने वाली बात है, ये 2011-12 में दी गई थी तेंदुलकर कमेटी जो बनी थी उसके रिकमेंडेशंस के बेसिस पे, उसके हिसाब से जैसे बताया 21.9% लोग गरीब निकल के आए, 13.7 अर्बन में, 25.7 रूरल में, ओके ओके। मैं 10th तक समझता था कि तेंदुलकर कमेटी सचिन तेंदुलकर ने बनाया था, वो सब तो ठीक है, लेकिन बेटा ये बताओ तुमने 10th में कब तेंदुलकर कमेटी पढ़ी? भाई मैंने नहीं पढ़ी थी, मैंने तो प्रिपरेशन के टाइम भी पढ़ी थी, हो सकता है कहाँ पढ़ी थी सच में, बताओ कौन से क्लास में थी क्या ये, पता नहीं यार, मैंने तो बाद में पढ़ी थी यार। अकबर रिपीटेशन कर दीजिए बस, अच्छा एक बार तो अकबर चली था भाई, ई से स्टार्ट था, एक बार अकबर। तो अकबर बीरबल रिपीटेशन जो है देखो करते हैं। सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि गरीबी दो तीन तरह की होती है, एब्सोल्यूट गरीबी, रिलेटिव गरीबी एंड सब्जेक्टिव गरीबी। एब्सोल्यूट का मतलब आपके पास बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए ही पैसे नहीं है, रिलेटिव है कि आप जो आपकी जो कंट्री की पर कैपिटा इनकम उससे आप कम करो, सब्जेक्टिव का मतलब है कि दिन भर पीटना गरीबी करके तुम गरीब हो नहीं। फिर हमने पॉवर्टी एस्टिमेशन के बारे में पढ़ा, तो प्री इंडिपेंडेंस हमने सबसे पहले 3 चीजें देखी, तो पॉवर्टी अनब्रिटिश इंडिया जो बुक लिखी किसने, दादा भाई नौरोजी जी ने, उसमें उन्होंने अनऑफिशियल तरीके से सबसे पहले एस्टिमेशन देने की कोशिश करी पॉवर्टी लाइन की, ओके एंड ज़्यादा सीरियस था। अच्छा इकोनॉमिक्स में, अच्छा बहुत अच्छा तुम इकोनॉमिक्स काफी पहले टाइम से पढ़ो, इकोनॉमिक्स तो याद ही नहीं है कि भाई 10th में होता भी था क्या, है। तो ये चीज़ क्लियर हुई। उसके बाद आया हमारा क्या, नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में, जो कि बोस जी ने बनाया, नेहरू जी उसके पहले चेयरमैन थे। देन बॉम्बे प्लान 1944 में, जहाँ बिरला टाटा ये सब लोग मिलकर उन्होंने 78 रुपीज़ पर कैपिटा पर ईयर का इन्होंने एस्टिमेशन दिया। फिर उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस ने दिया, आपकी आंखें बंद होनी चाहिए, आपका पूरा विजुअलाइजेशन मोड ऑन होना चाहिए। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस सबसे पहले दांडेकर एंड रथ कमेटी बनती है 1971 में, और वो कमेटी सबसे पहले हमें बताती है कि हाँ इस तरह से पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन होना चाहिए। बट वो कैसा था, एक्सपेंडिचर बेस्ड था, 2250 कैलोरी के इक्विवेलेंट अगर एक्सपेंडिचर कर रहा है तो देन वो आपका पुअर नहीं है। एंड देन अगर बात करें अलग कमेटी, तो इसने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से पॉवर्टी लाइन दी, एंड अर्बन और रूरल के लिए अलग अलग दिया, 2400 फॉर रूरल, 2200 फॉर अर्बन, बिकॉज कैलोरी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं, कम होती हैं अर्बन में। देन लकड़ा वाला है सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर अर्बन, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर रूरल, इसके बेसिस पे बोला। एंड देन उसके बाद हमने पढ़ा अपनी तेंदुलकर जी की कमेटी, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया अपनी पॉवर्टी लाइन देने के लिए, जिसमें उन्होंने बोला कि यूआरपी को हटाइए, एमआरपी को लाइए, एंड फूड आइटम्स को नहीं बल्कि नॉन फूड आइटम्स को भी देखिए। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज द हेड काउंट रेशियो, प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इज कॉल्ड एज हेड काउंट रेशियो, ठीक है, इसको हेड काउंट रेशियो बोलते हैं, नंबर ऑफ मल्टीडिमेंशनली पुअर पीपल अपॉन टोटल पॉपुलेशन, यानी कि कितने लोग मल्टीडिमेंशनली पुअर है। मल्टीडिमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है अभी हम देखेंगे आज के लेक्चर में, और टोटल जो पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि हेड काउंट रेशियो, हमने वो हेड काउंट कर लिए हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, ठीक है। देन आते हैं अपनी आखिरी कमेटी पे, एंड दैट इज रंग राजन कमेटी।
ये सबसे लेटेस्ट कमेटी है जो कि पॉवर्टी पे बनी है, ठीक है, एंड दैट इज रंगराजन कमेटी। क्लियर। अब ये कमेटी ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पॉवर्टी का एस्टिमेशन दिया। इसने बोला सिर्फ कैलोरी नहीं, सर आप ये भी देखो कि उस कैलोरी में कितना प्रोटीन है, उस कैलोरी में कितना फैट है, प्रोटीन फैट ये भी देखो। अब कैलोरी पता चला जलेबी ले गए एकदम लपेट रहे हैं जलेबी। ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो गरीब लोग गरीब ही अक्सर क्यों रहते हैं, क्योंकि वो विशियस ट्रैप में फंसे हुए हैं। कैसे विशियस ट्रैप में फंसे हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं नशे की बात करूँ तो नशे की लत जो है या फिर जो दारू ने बर्बाद कर रखा है वो अगर सबको बर्बाद कर रखा है देखें, लेकिन थोड़ा सा स्क्यूड टुवर्ड्स जो गरीब लोग हैं। क्यों? क्योंकि गरीब आदमी मेहनत करता है पूरे दिन, मोस्टली मैनुअल काम होता है, खोकट रहती है, खर्चा नहीं चल रहा है वो, तो वो क्या है टेम्परेरी एस्केप ढूंढता है जो उसको दारू में मिलता है। और क्योंकि दारू मिलता है तो दारू में वो पैसा खर्च कर दिया, पहले से गरीब है प्लस पैसा खर्च कर दिया किसमें, दारू में, दारू अंदर डाला, हेल्थ खराब हुई तो एक दिन हेल्थ एक्सपेंस भी आएगा, तो वो उस विशेष स्टेप से निकल ही नहीं पाता है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल क्यों, जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई जलेबी खा रहे हैं, मतलब जलेबी थोड़ा इलॉजिकल लग सकता है लेकिन मुझे लॉजिक लगता है, ठीक है कि तुमने देखा होगा जैसे कि बहुत ही जो अनहेल्दी चीज़ें होती हैं, बहुत ही अनहेल्दी चीज़ें हर कोई खाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ पिज़्ज़ा बर्गर, ये अमीरों के चोचले हैं, ठीक है, ये अमीरों को लगता है, क्यों अच्छे लगते हैं मुझे समझ नहीं आता। इनमें सच बता रहा हूँ, ये मैं सोचना कि ज्ञान दे रहे हैं, सच में नहीं अच्छे लगते भाई, सब ठीक है, मुझे तो चोचले लगते हैं। ठीक है, जो मजा मैं बार बोलता हूँ दाल बाटी और वो जो बिहार का लिट्टी चोखा है मजा आ जाता है भाई, कुछ नहीं है ये सब जो पिज़्ज़ा बर्गर, लेकिन अमीरों के चोचले हैं अनहेल्दी चीज़ें खाने के लिए। ठीक है, लेकिन ज़्यादा अगर हम देखें अनहेल्दी कंजम्पशन गरीब लोग कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी मिल गया कुछ भी खा लिया तो अगेन हेल्थ उनकी खराब होती है, वो हेल्थ ट्रैप में वो फंस जाते हैं। इसी रंगराजन जी ने बोला कि ये भी देखो सिर्फ कैलोरी नहीं कि प्रोटीन फैट ये सब भी वो कितना कंज्यूम कर रहे हैं। और इन्होंने बोला एमआरपी नहीं, एमएमआरपी दैट इज मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड वो उन्होंने जो है देने की बात कही। ठीक है, एमएमआरपी के बेसिस पे उन्होंने पॉवर्टी एस्टिमेशन की बात कही। एमएमआरपी क्या है, तो बस थोड़ा सा एमआरपी से अलग है मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड से। तो इसमें क्या करना है, जैसे वहाँ पर एमआरपी में हमने फूड और नॉन फूड आइटम्स में डिस्टिंग्विश किया था, ये किया था हमने, तो इसमें क्या बोला गया एमएमआरपी में कि फूड को भी दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल। पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल का मतलब क्या है, तो पेरिशेबल का मतलब है जो चीज़ बहुत जल्दी खराब हो जाती है। एग्जांपल के तौर पे टमाटर सड़ जाएगा, अगर आप हफ्ते भर से ज़्यादा रखोगे टमाटर सड़ जाएगा, नहीं सड़ जाएगा बताओ। हाँ, तो ये सारी जो है हमारी पेरिशेबल कमोडिटीज होती हैं, है तो फूड आइटम ही, लेकिन जैसे दाल है, दाल थोड़ी हफ्ते भर में सड़ जाएगी, वो तो महीने भर भी चलती है, 2 महीने भी चलती है, 3 महीने भी चलती है। तो पेरिशेबल जो है उन्होंने बोला जो पेरिशेबल आइटम है, फूड आइटम है, उसके लिए 7 दिन का रिकॉल पीरियड रखिए कि 7 दिन पिछले 7 दिन में आपने क्या क्या खाया है पेरिशेबल जल्दी सड़ सकता है, और नॉन पेरिशेबल आपने पिछले 30 दिन में कितना खाया हो सकता है भैया। हम देखें तो नॉन पेरिशेबल से दाल रख लिया, वैसे नहीं हर हफ्ते में दाल ले रहा हूँ, दाल खरीदने जा रहा हूँ, ठीक है, तो 30 डेज का इसमें लेना है, और नॉन फूड वही 365 दिन का, 365 डेज का। तो ये मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड जिसकी बात रंगराजन कमेटी ने दी थी, लेकिन ऐसा जिस कमेटी को एक्सेप्ट नहीं किया। कॉम्प्रिहेंसिव है, अच्छी है, लेकिन सोचो गवर्नमेंट का काम भी तो पड़ेगा, गवर्नमेंट कितना फालतू खर्चा करना पड़ेगा, सबकी कैलोरी बेस निकालो, वो पिछला वाला गिव अप करो, तेंदुलकर के बेसिस पे जो निकाला था पिछला वाला, ठीक है, उसको हटाओ फिर इसको नया लाओ, तो ठीक है यार क्या ही है। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं लॉरेंस कर्व पे। लॉरेंस कर्व क्या बोलता है, विमल बोलो, दिल्ली वाले सोया चाप। हाँ सोया चाप, एक बार शायद मैंने भी खाया था सोया चाप, किसी ने बोला सोया चाप, तो नाम तो मैंने सुने बड़े बड़े नाम, ये सोया चाप और ये मंचूरी क्या होता है, मतलब फिर मैं मुंह मत खुला तुम लोगों से, ठीक है जो है, ठीक है। लॉरेंस कर्व पे आते हैं, नहीं मैं अभी शायद बोलना नहीं चाहता हूँ, नहीं अभी मैं डैश पे आ जाऊँगा। चलो भाई, तो आते हैं इस पे लॉरेंस कर्व पे। लॉरेंस कर्व क्या बताता है, ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है, इनकम इनइक्वालिटी के बारे में बताता है। इनकम इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, सर आप भी तो अमीर हैं, अच्छा ऐसा क्या, तो मान लेते हैं तुम्हारी, मान लेते हैं हिपोथेटिकल तुम्हारा जो तुम बोल रहे हो, तो क्या मैं पिज़्ज़ा बर्गर खाने लगूँ अगर मैं हूँ भी तो, हाँ चलो भाई, हाँ वो होता है मंचूरियन कुछ होता है। चलो भाई, तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन अंजा ये होता है, और कुछ बड़े बड़े अजीब से नाम होते हैं, नाम सुनने बहुत अच्छे लगते हैं, सुनने बड़े अच्छे लगेंगे, वाह यार मंचूरी क्या, ऐसे मंचूरियन कुछ होता है ना भाई, क्या कुछ तो होगा, मतलब मजा आ जाएगा खाने से, मुंह में डालो क्या है ये मिला रहा है ना, मीठा ना खट्टा ना कुछ, क्या है ये और ठीक है चलो ठीक मान लेता हूँ, ठीक। और फिर फास्ट फूड का टैग भी लगा हुआ है, ये नहीं खाना चाहिए, जंक फूड होता है, तो भाई मेरे को तो टेस्ट भी नहीं मिल रहा है और मैं हेल्थ की भी ऐसी तैसी करूँ, पागल हूँ क्या, नहीं। अब जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ है उसमें टेस्ट नहीं मिला, लेकिन मुझे पता है कि हाँ ठीक है हेल्थ ठीक है, तो मैं खा भी लूँ ना, तो इसे जीव का स्वाद है ना, तो हेल्थ ठीक है, तो मैं क्यों खा रहा हूँ, वही से लॉजिक क्यों खा रहा हूँ, चलता है भाई, ये खान खा लोग मॉडर्न बनते हैं, काफ़ी लोग इसलिए खाते हैं, ठीक है, मुझे यही लगता है। खैर वेल्थ रिस्क मेरे सबसे बातें मत क्या नहीं मेरा घंटे पर लेक्चर दे सकता हूँ, मतलब काफ़ी कंट्रोल करना पड़ता है मुझे। तो देखो होता क्या है ना कि जैसे ये क्या है परसेंटेज हाउस होल्ड बाय इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये परसेंटेज क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ इनकम। ये सीधी लाइन देखो पहले, ये जो सीधी लाइन जा रही है ना इस तरह से, दिस लाइन इज लाइन ऑफ इक्वालिटी, ये जो सीधी लाइन दिख रही है ना, ये दिख रही है ना, ये ठीक है, तो ये जो लाइन ऑफ इक्वालिटी है, ये मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से 20% जो वेल्थ है, ये 20% हाउस होल्ड मतलब बहुत ही इक्वली डिवाइडेड है, बहुत ही इक्वली डिवाइडेड है ये वेल्थ। अब यहाँ पे उस चीज़ को दिखाया नहीं गया, लेकिन इनइक्वालिटी से समझते हैं, लाइन ऑफ इक्वालिटी समझ में आएगी, ध्यान समझना। ये वाली लाइन देखो जो कर्व है, ये वाली दिख रही है, ये वाली देखिए दिख गई, इसे तो कोई नहीं समझ आ रहा, ये 5% जो है इनकम, ध्यान से, ये जो 5% ऑफ इनकम है ये 80% लोगों के पास है, 5% जो इनकम है वो 80% लोगों के पास है ये इनकम 5%, और बाकी की जो 80% इनकम है, बाकी जो क्या है भैया, ठीक है, तो बाकी जो 80% जो इनकम है वो किसके पास है, वो बाकी की जो इनकम है वो सिर्फ इसके पास है, आप ये मान को 20%, यानी 80% ऑफ जो वेल्थ है वो 20% लोगों के पास है, ठीक है। ये फिर यहाँ पे तो इस हिसाब से इस वाले करके हिसाब से तो 95% हुआ, यानी कि हम ये समझ पा रहे हैं ये लाइन ऑफ इक्वालिटी हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ दिखा रही है, किस तरह से ये 20% ऑफ लोगों के पास 20% ऑफ दी वेल्थ ही है, ये 20% के पास 20% ही है इस तरह से। लेकिन जैसे जैसे आप इस लाइन ऑफ इक्वालिटी से नीचे की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे इनइक्वालिटी और बढ़ती जाएगी। अगर आप ये कब देखेंगे तो बहुत भयंकर आपको इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो लाइन ऑफ इक्वालिटी से जितना नीचे आएंगे, जितना डिवाइड करेंगे उतना ज़्यादा इनइक्वालिटी होगी, ऐसा लॉरेंस जी ने बोला था, इसी को बोलते हैं लॉरेंस कर्व। यहीं पे ही गिनी कोएफिशिएंट आता है ये कोएफिशिएंट एक्सप्रेस करता है कि भाई कितना कोई इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के नजदीक है, तो ये 0 से 1 तक इसकी वैल्यू जाती है। 0 का मतलब होता है परफेक्ट इक्वालिटी, 1 का मतलब होता है परफेक्ट इनइक्वालिटी, और कोई भी कंट्री 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, 0 और 1 तो हो ही नहीं सकता कि परफेक्ट इक्वालिटी है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, ऐसा बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है जो लाइन ऑफ इक्वालिटी है, ये भी नहीं पॉसिबल है, ठीक है, और परफेक्ट इनइक्वालिटी भी पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं कंट्रीज इसी के बीच में लाई करती हैं, लेकिन 1 की तरफ जितनी ज़्यादा होगी कोएफिशिएंट होगा तो उतनी ज़्यादा वहाँ इनइक्वालिटी होगी, और अगर 0 की तरफ होगा तो उतनी ज़्यादा वहाँ पर इक्वालिटी होगी। क्लियर है लॉरेंस कर्व, ठीक।
अब आ जाते हैं थोड़ा सा मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी के बारे में देख लेते हैं कि जो MDP होती है, मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है। सर इस 80% अभी तुम्हें हमारे पीछे क्या पड़ा देर से हैं? क्यों सर डजन लाइक चाइनीज़ फूड? चाइनीज़ नहीं, ये वेस्टर्न वेस्टर्न चाइनीज़। मुझे ये लगता है कि भाई सर टेस्ट भी नहीं आ रहा है, और लोग जंक फूड भी कह रहे हैं कि भाई ऐसे हेल्थ खराब होती है, तो फिर मैं खा क्यों ना इसे? ये भी तो लॉजिक है ना। मैंने काफ़ी ट्राई किया, ऐसा नहीं मैंने ट्राई नहीं किया, ये कुछ तो होता होगा, कुछ तो होता है। जैसे मैंने पहली बार खाया, ठीक है, वो भी मैंने पहली बार पिज़्ज़ा खाया था, आई थिंक काफ़ी अलग कब खाया था ना, पिज़्ज़ा 2017 2018 ऐसे टाइप खाया हुआ मैंने पहली बार, ठीक है। तो मतलब हमारे यहाँ पे क्या पहले एक बार मम्मी से बोला, ठीक है मम्मी ऑर्डर कर लें, मतलब काफ़ी हिम्मत करके, ऐसा मतलब बहुत ही हमारे लिए रेयर फिनोमेना होता था, ठीक है कि एंड आई थिंक तब तो नया नया ही यही सब चला था ऑर्डर वगैरह करना। तो ठीक है जैसे तैसे मतलब मम्मी को एग्री करा के हाँ किया, चलो भैया ठीक है मैकडोनल्ड, वी डोंट डिलीवर एट योर एड्रेस। सोचो कितना दिल टूटा होगा उस बालक का, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, एक बार कोई गया था मतलब उसी साइड जहाँ पर ये मैकडोनल्ड गया, तो बोला था लेके जरूर आना, लेके जरूर आना। आया घर में, टेस्ट लगा ही नहीं, टेस्ट कहाँ है, ठीक है, लेकिन खा लिया चाव से। क्यों? क्योंकि भाई कुछ तो होता है, तभी तो लोग इतने पगलाए हुए हैं कि पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा कुछ तो होता होगा, खा लिया। फिर उसको लगा कि थोड़ा ठंडा हो गया था इसलिए हुआ, फिर मतलब खिंच भी नहीं रहा था कि जैसे जो एड्स आते हैं खिंचता है वो, पता नहीं कुछ तो है ना, खिंचता है कि भैया ये खिंच क्यों नहीं रहा है, ये खिंच क्यों नहीं रहा है, उसमें बहुत खिंचता है काफ़ी दूर तक, तो लगा ठंडा हो गया होगा। फिर एक बार ट्राई किया, फिर अच्छा नहीं, फिर लगा कि शायद मैकडोनल्ड का नहीं खाया, इस वजह से सारे जतन करके देखे लेकिन अच्छा नहीं लगा, लेकिन फाइनली मैंने गिव अप कर दिया। खैर खस्ता कचौड़ी खिलाएंगे। हाँ नहीं ये मुझे अच्छा लगता है, दाल बाटी जो राजस्थान का जो लिट्टी चोखा होता है ना, लिट्टी चोखा जो मतलब अपने पहले खाया था वो पापा ही बनाते थे, क्योंकि बिहार में इलेक्शन ड्यूटी लगी थी तो वहीं से सीखे थे पापा, तो वहीं पापा ही आते थे जब भी छुट्टी आते थे तो चूल्हे में बनाते थे हम लोग। वो एक आलू आलू और ना भरता टाइप बना के, मतलब गजब स्वाद, उसमें थोड़ा घी डाल के आया है। बस मुँह में पानी आ रहा है यार, पानी पीना पड़ेगा। कहाँ यार खाने वाले की बातें करने लगता हूँ, भूख बढ़ा दी तुमने कुछ नहीं। चलो मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी आते हैं। तो ये मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी ये होता है कि भाई सिर्फ एक डिमेंशन मत देखो पॉवर्टी का, बहुत सारे और भी डिमेंशंस होते हैं, ऐसा नहीं कितना खर्च करता है और कितना कैलोरी का कंजम्पशन, क्योंकि और भी इसके डिमेंशंस होते हैं। तो इसमें 3 डिमेंशंस लिए जाते हैं जो मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ठीक है। जो मल्टी डिमेंशनल, ये जो ग्लोबल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आता है, यहाँ पर मैं नेशनल वाली की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कौन पब्लिश करता है? UNDP अलॉन्ग विद ऑक्सफोर्ड, ये जो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट और OPHI। डिमेंशंस में 3 होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसको आप शी करके याद कर सकते हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ एंड एजुकेशन। इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो हेल्थ के तहत आते हैं न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टालिटी, ईयर्स इन स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एंड एसेट्स। ये इंडिकेटर्स होते हैं आपके। टोटल कितने इंडिकेटर्स अगर आप गिनेंगे तो टोटल 10 इंडिकेटर्स हैं, है ना। एंड पॉवर्टी के मेजर्स ये हैं, ठीक है। मेन तो 10 हैं आपके इंडिकेटर्स, के ध्यान रखना है, 3 3 6 जो कि इसके तहत हैं, 6 हो गए, ठीक है, और 7 8 9 10, ठीक है। ये तो आपकी इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, हेड काउंट रेशियो, पॉवर्टी के मेजर्स हैं, ये हैं आपके क्या, ये हैं आपके इंडिकेटर्स, ओके। तो टोटल 3 डिमेंशंस में 10 इंडिकेटर हैं जो कि ग्लोबल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। लेकिन वही अगर बात करें नेशनल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की, नेशनल जो MPI है, तो उसमें 12 इंडिकेटर्स होते हैं। इसको पब्लिश करता है नीति आयोग, रिपोर्ट्स इसकी रिलीज होती रहती है, जो लेटेस्ट होती है आपको थोड़ा सा देखना होता है, ठीक है। लेकिन इसमें इंडिकेटर्स कितने होते हैं? 12 इंडिकेटर्स होते हैं, 12 इंडिकेटर्स होते हैं। अच्छा SDGs की अगर बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, तो इसमें जो टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें से जो पहला वाला है वही हमें नो पॉवर्टी या जीरो पॉवर्टी की बात करता है, ठीक है, यानी कि पॉवर्टी को लिमिट करने की बात करता है। तो बाकी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी देख लेते हैं। मेरे यहाँ एक चटोरी के लिए है, प्रशांत भाई सर ने उसके डॉक्टर बता दिया, तुम नोटिफिकेशन की बात चलो भाई, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सारे देख लेते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन से नंबर पे नंबर बताना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है? तो ये जो है यूनाइटेड नेशन के जितने मेंबर हैं उन्होंने इसको 2015 में क्रिएट किया था कि 2030 तक का हमारा ये एजेंडा है सभी कंट्रीज का कि हमें ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। क्या क्या करना है? तो पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जीरो पॉवर्टी, भी कैसे याद रखना है वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है। दूसरा है जीरो हंगर, ऐसे याद कर लो, देखो फ्यूज, ज्यूज, एस, दवाई खा के रिस्क कम करते हैं। अब कैसे? देखो फ्यूज यूज एस, हाँ फ्यूज यूज एस दवाई खाकर कम करते हैं, फिर फ्यूज एस दवाई, ठीक है, रिस्क ऐसे आप कर लो। तो P से पॉवर्टी, H से हंगर, H से हेल्थ, E से एजुकेशन, W से विमेन का मतलब जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, S से सैनिटेशन, और A से अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, DW डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, I दवाई, I इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, रिस्क कम करते हैं, RI से रिड्यूस इनइक्वालिटीज, सस्टेनेबल सिटीज SC से। और कैसे रिस्क कम करेंगे? तो 2 कपूर, ठीक है, 2 लहसुन और 2 प्याज से। 2 कपूर में C से रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन प्रोडक्शन, C से क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, देन पीस प्याज, 2 प्याज, पीस और पार्टनरशिप, पीस जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन और पार्टनरशिप, ठीक है। तो आसान है अगर आप इसको फिर से याद करना चाहें इस तरह से, ठीक है। फ्यूज यूज एस दवाई खाकर रिस्क कम करते हैं, कैसे? 2 कपूर, 2 लहसुन 2 प्याज, ठीक है, ऐसा। देन अच्छा हाँ अभी पता है हम लोग एक बताते रहो। तो ये है आपका जीरो पॉवर्टी, ठीक है, जीरो पॉवर्टी पहला वाला। देन अब देखो, अब यहाँ पे है हेल्थ भी है, हंगर भी है, याद कैसे रखेंगे? तो फ्यू बाद में आ रहा है ना, ई, ठीक है, तो ऐसे याद कर लो, फ्यू, ठीक है, बाद में आ रहा है, तो इस ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। या फिर पॉवर्टी को अगर खत्म करना है तो भूखमरी हटानी पड़ेगी, हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, विमेन मतलब कि जेंडर इक्वालिटी, वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल कंजम्पशन, ठीक है, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज, ठीक है। देन कंजम्पशन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ ऑन वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस एंड पार्टनरशिप, खत्म, ठीक है। तो सारे हमें 17 SDGs जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वो ऑर्डर में याद हो गए, ठीक है। और मैं आपको अगर बताऊँ नेक पेन कैसे कम हो सकता है, कोई टिप्स बताते हैं इसमें, ठीक है। तो जो लोग CA की खासकर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ जब आप ऐसे लिखें तो कोड करना मत भूलें। अगर आप रिकॉल करें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, एवरग्रीन चीज़ें जो आप वहाँ पर कोड कर सकते हैं,
अगर मान लो पॉवर्टी पे, विमेन पे, इनइक्वालिटी पे, ठीक है, हेल्थ पे, एनर्जी पे, इन्हीं टॉपिक पे ऐसे आते हैं और कहाँ से आते हैं, ये भी आते हैं। सोचिए अगर आप इसको इंट्रो कंक्लूजन में कोट कर देंगे कि इवन वी हैव वन ऑफ द अब ऐसे कर इवन वी हैव वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल व्हिच टॉक्स अबाउट जीरो पॉवर्टी और दिस है ना, जीरो हंगर, वो तो भाई सबको पता है। नंबर कोट करोगे तो इंप्रेशन जाएगा आपका एग्जाम में, इसको नंबर भी आते हैं, नंबर कैसे आते हैं मैंने बता दिया, ठीक है क्लियर। तो नेक पेन के लिए एक्सरसाइज आप करिए, देखो ज्ञान तो मैं पूरा दे रहा हूँ तुम्हें, लेकिन मेरा खुद का नेक पेन ठीक नहीं है पूरी तरीके से, और आई एम लुकिंग नाउ फॉर अ काइरोप्रैक्टर। कोई काइरोप्रैक्टर तो तुड़वा के आऊँ मैं अपनी बड़ी थोड़ी सी चटपट, जब देखता हूँ ना सेटिस्फैक्शन मिलता है यूट्यूब वीडियो से, वो सेटिस्फैक्शन है वो आनंद मैं भी लेना चाहता हूँ। तो तुम लोग जो है अभी आनंद मतलब तुम लोग पहले क्वेश्चन लगाओ, सिलेक्शन लो, फिर आनंद लेना इन चीज़ों का। ये रहा यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। तो हाँ वही एक्सरसाइज वगैरह करो, जैसे रोटेशन वगैरह हो गया है ना पूरा, देखो काफ़ी सारी वीडियोस हैं, लेकिन ये जो बात मैंने रियलाइज करी दैट इसकी तुरंत तो सही नहीं हो जाता है, टाइम लगता है। हाँ सर आप कुक कर सकते हैं क्या लिट्टी चोखा? लिट्टी चोखा कुक कर सकते हैं? लिट्टी चोखा हटाओ, आप पहले ये पूछो सर आप क्या कुक कर सकते हैं। चलो तो पहला क्वेश्चन ये रहा, थाईलैंड जाओ सब दर्द ठीक हो जाएगा। अच्छा थाईलैंड जाने से दर्द ठीक हो जाते हैं क्या? चलो द कंप्यूटेशन ऑफ पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन मिक्स रेफरेंस किसने दिया सबसे पहले? पानी गर्म कर सकते हैं सर, बस हाँ बस इतना ही है, इतना ही बस उबाल सकते हैं, इतना ही कुक कर सकते हैं। भाई मेरे को चाय बनानी तक नहीं आती है। हाँ तुम बोला लिट्टी चोखा कुक कर सकते हैं। द कंप्यूटेशन ऑफ पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन किसने दिया था? तेंदुलकर कमेटी ने, है ना। अलग कमेटी ने न्यूट्रिशनल पॉवर्टी लाइन दी थी, लकड़ा वाले ने वो सीपीआई बताया था, दांडेकर सबसे पहली कमेटी बनी थी 1971 में, जिसने की एक्सपेंडिचर बेस्ड पॉवर्टी लाइन दी थी एनएसएसओ के डेटा के हिसाब से। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज इंक्लूडेड इन दी नेशनल मल्टीडिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स? क्या इंक्लूडेड होता है ये पूछा गया है, तो हमने देखा था ईयर्स ऑफ स्कूलिंग होता है, ठीक है। चलो देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉवर्टी इन इंडिया, कौन सा इसमें से सही है पूछ रहा है आपसे, पढ़िए और बताइए आराम से। सर मैगी बनाना जानते हो? भाई मैं मैगी भी बनाना, हे माँ माता जी इनको तो चलो परमार मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशन, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स एक्सेट्रा, सही है। द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इंडिया 2400 रूरल में और 2100 अर्बन में, दोनों ही सही, ऑप्शन नंबर सी। SDG इंडिया इंडेक्स डेवलप्ड बाय नीति आयोग इंक्लूड 17 SDGs फॉर ईच स्टेट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट इंडेक्स? इसमें कौन सा इंक्लूडेड नहीं, ये आपसे पूछ रहा है, जल्दी बताओ भैया। ऋतु, मोनू, आदित्य, निशांत, फिर तो आप वो बनाना जानते होंगे जो लड़कियां बना रही हैं आजकल। लाइफ बिलो वाटर का कंजम्पशन था, अनएम्प्लॉयमेंट की कोई बात ही नहीं करता है। अनएम्प्लॉयमेंट जरा बताओ, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं, जल्दी बताओ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द रिपोर्ट ऑफ तेंदुलकर कमेटी ऑन पॉवर्टी एस्टिमेट्स इज और आर करेक्ट? द कमिटी हैड यूज्ड एन ऑल इंडिया अर्बन पॉवर्टी लाइन बास्केट फॉर एज अ reference to derive both rural and urban poverty line levels. Okay, the committee had anchored the poverty line to the official food calorie norms. तो याद करो तेंदुलकर कमेटी के बारे में दो चीज़ें पढ़ी थी कि यूआरपी को रिप्लेस करके इसने एमआरपी लाया था, और फूड आइटम्स के अलावा डेविएटेड का नहीं कि उसे हट गया था, फूड आइटम्स के साथ साथ नॉन फूड आइटम्स को भी देखने की बात कही थी। दैट मीन्स कि फूड कैलोरी नॉर्म्स की तरफ एंकर नहीं किया था, ऑप्शन नंबर ए वन ओनली। द रंगराजन कमेटी मेथोडोलॉजी फॉर डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इनकॉर्पोरेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग? The Rangarajan Committee methodology for determining the poverty line is incorporated with the following. Rangarajan Committee. Food component, yes. Normative level of expenditure for essential non-food items, yes. Behaviorally determined expenditure for other non-food items. तो तीनों ही सही, ऑप्शन नंबर सी 1 2 3। और यहाँ पर हमारे क्वेश्चन होते हैं पोवर्टी के भी फिनिश। Sir, I'm preparing for MPTET work 3 means there is no teacher teaching properly science subject and general knowledge in Madhya Pradesh and the exam is in 50 days में 3.2 करूँगा कुछ। अच्छा तो ये पता नहीं उसमें क्या लेवल आता है, तो मैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ कि आप ये कर लो, कि थोड़ा सा आपको टेस्ट करना होगा कैसे क्या है, थोड़ा ठीक है आपको टेस्ट करना होगा। 5 से 6 अनूप, ओके। माधवी 3, बलवीर सर हिस्ट्री कब से स्टार्ट होगी? हिस्ट्री देखते हैं सागर सर से एक बार कंफर्म करना पड़ेगा कब से स्टार्ट कर रहे हैं, सागर सर पहले आपका स्टार्ट करेंगे। बाकी मेरे 3.2 के लेक्चर्स हैं, सारे अपलोड हो जाएंगे, उसके बाद जब सर वो मिशन कंप्लीट करवा लेंगे, तो मैं स्टार्ट कराऊंगा लाइव आपका मेडिकल मॉडर्न। ओके ओके 71 में 2 है 1 इसमें which is the following statement got and the committee वही होगा इसमें, करेक्ट पूछा ना, नॉट करेक्ट पूछा तो फिर वही होगा, क्योंकि एंकर्ड टू दी ऑफिशियल, मतलब बोला कमिटी हैड एंकर्ड दी 40 लाइन टू दी, मतलब वो एंकर करके यहाँ पर आ गया फूड कलर, फूड से वो डेविएट करके नॉन फूड में गया वो, इसलिए दूसरा गलत है। ओके इसमें सर इकोनॉमिक्स में नेगेटिव ग्रोथ होता है, मैंने इकोनॉमिक्स। अच्छा पूर्णिमा राज, ओके कितनी क्लास? हर्ष नागर अब अच्छी हैं, जैसे कि हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है ना, डिमांड सप्लाई डिमांड और ये सब ना, ये सब। चलो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल, ठीक है, ओके थैंक यू।